7 अक्टूबर वो दिन था जब उन्होंने वो सब कुछ पूरा किया जिसके बारे में वो लंबे समय से बात कर रहे थे, जो वो इजरायली यहूदियों के साथ करना चाहते थे। तो मैं तुमसे नफरत करता था। यही उसने मुझसे कहा। उसने कहा, फ्लेयर, मैं तुमसे नफरत करता था। तो ये वही आदमी है जो 2 साल पहले स्क्रीन पे थूक रहा था और गालियां दे रहा था। आज उसके पास एक टैटू है जिसमें उसके बच्चे, उसकी माँ और उसके भाई के नाम है। बाकी नाम ऊपर है। नमस्ते सभी को। मैं इस हफ्ते कूफी कॉन्फ्रेंस क्रिश्चियन यूनाइटेड फॉर इजराइल में हूँ, जहाँ दिलचस्प लोगों से मिल रही हूँ। आज मुझे एक नए दोस्त से बात करने का सम्मान मिला है। उनका नाम माइकल गमाल है। वो इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पर कॉप्टिक ईसाई के नाम से जाने जाते हैं। वो एक कंटेंट क्रिएटर और एडवोकेट हैं। और जब हम पहली बार मिले थे तो उन्होंने मुझे यही बताया था। माइकल, स्वागत है। तो मैं तुमसे नफरत करता था। यही उन्होंने मुझसे कहा। उन्होंने कहा, फ्लेयर, मैं तुमसे नफरत करता था। और मैंने पूछा, क्यों? तुम बस लगातार पियर्स मॉर्गन के शो पे बोलती रहती थी। तुमने 7 अक्टूबर की भयावह घटनाओं की याद दिलाने, ये बताने कि तुम ये युद्ध क्यों लड़ रहे हो, और ये समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि ये सच में सिर्फ इजराइल की लड़ाई नहीं है। इजराइल तो बस शुरुआत है, ये सच में मानव सभ्यता के लिए एक लड़ाई है। लेकिन तब माइकल, तुमने मुझसे नफरत की थी क्योंकि मैंने वो तर्क दिया था। हमें बताओ कि तुम मेरे जैसे इजराइल समर्थकों से नफरत करने वाले से इजराइल समर्थक कैसे बन गए? ये सच में लंबा सफर है और इसमें तुम्हें ज्यादा समय लगा। मेरा मतलब, इसमें मुझे 20 साल लगे। हे भगवान। हाँ, 2006 से लेके 2024 तक मैं सच में एक घटिया यहूदी विरोधी था। मैं पहले कहता था कि मैं सिर्फ जायोनिज्म के खिलाफ हूँ, लेकिन सच में मैं यहूदी विरोधी था। तो हमें अपने बारे में बताइए। आप कहाँ से हैं? आपका परिवार कहाँ से है? मैं मैसाचुसेट्स में जन्मा। मेरे माता पिता कॉप्टिक ईसाई हैं। पिताजी काहिरा और माँ अलेक्जेंड्रिया से हैं। कॉप्टिक ईसाई मिस्र के ईसाई होते हैं जो उस भूमि के हैं। मूल निवासी ईसाई। भूमि के मूल निवासी ईसाई। हाँ, इसलिए वहाँ उनके साथ बुरा व्यवहार होता है। और मेरे माता पिता, आप जानते हैं, वे अपने देश से जो सबक लाए थे उन्होंने मुझे उतना नहीं सिखाया, क्योंकि जब मैं बड़ा हो रहा था तो अरब इजरायली संघर्ष हमारे घर में चर्चा का विषय नहीं था। लेकिन जब मैंने हाई स्कूल ख़त्म किया और कैलिफोर्निया में कॉलेज में दाखिला लिया, तभी पहली बार मेरी मुलाकात अमेरिका में बहुत सारे अरब और मुस्लिम लोगों से हुई। ये पहली बार था जब मुझे किसी जगह से जुड़ाव महसूस हुआ। वही भाषा, वही प्रवासी कहानी, लगा ये मेरे लोग हैं। सच में जुड़ाव महसूस हुआ। लेकिन तुरंत जो दिखा वो कट्टरता था। मुझे याद है, एक फिलिस्तीनी लड़के ने मेरे सामने आत्मघाती बम विस्फोट को बिना झिझक सही ठहराया जब मैं उससे सवाल पूछ रहा था। मैं राजनीतिक रूप से जागरूक होना शुरू ही कर रहा था और हुक्का बार के बाहर सवाल कर रहा था। मैंने कहा, हम 2 राष्ट्र समाधान चाहते हैं, है ना? वो बोला, नहीं, सिर्फ एक देश होगा, इजराइल नाम का कोई देश नहीं। मैंने कहा, लेकिन आतंकवाद और नागरिकों को नुकसान गलत है। उसने कहा, इजरायली नागरिक जैसी कोई चीज नहीं है, क्योंकि वे सब या तो आईडीएफ में जाने वाले हैं, अभी आईडीएफ में है, या पहले आईडीएफ में सेवा कर चुके हैं। तो यहाँ तक कि 2 महीने का बच्चा भी निशाना बनाया जा सकता है। बिल्कुल सही। और इसलिए मैंने कुछ ऐसा पूछा जिससे मुझे लगा कि मुझे एक संतुलित जवाब मिलेगा। और मैंने उनसे पूछा, लेकिन आत्मघाती बम विस्फोट तो साफ तौर पर गलत है ना? बिना रुके उन्होंने मुझे देखा और बोले, हबीबी, यही हमारे पास है। वाह! यही तो हमारे पास है। उसी वक्त दिमाग में अलार्म बजा, क्योंकि ये पागलपन है। मुझे बताया गया था कि ये आम लोगों की सोच का हिस्सा नहीं है, ये सिर्फ हाशिए पे मौजूद एक छोटे से अल्पसंख्यक की सोच। फिर ऐसा लगा जैसे मेरे पास चुनाव था, पर मैंने समझौता कर लिया। खुद से कहा, उनका मतलब ऐसा नहीं है, वो बस गुस्से में हैं। सोचा उन्हें संभाल लोगे। लेकिन असल में इसका उल्टा हुआ। अगर आप लंबे समय तक कट्टरता के बीच रहते हैं और विरोध नहीं करते तो खुद भी कट्टर हो जाते हैं। मेरी सोच भी समय के साथ और कट्टर होती गई। मैं पहले 2 राष्ट्र समाधान में विश्वास करता था, लेकिन अब बदल गया हूँ। ये आम सोच थी। वही सामान्य सोच थी। वही अपेक्षित सामान्य सोच थी। वही अपेक्षित सामान्य सोच थी। आप उम्मीद करते थे कि वे भी यही चाहेंगे और हम भी यही चाहेंगे। लेकिन ये वास्तव में एक बहुत ही हिंसक और खूनी मकसद है। और काश मैं कह सकता कि ये अलग है, लेकिन वास्तव में ऐसा ही है। मैंने लोगों को सबसे बुरी चीजों को सही ठहराते हुए सुना है, और सिर्फ सही ठहराते ही नहीं, लेकिन जब कुछ इतना स्पष्ट होता है और हम आज इसे होते हुए देखते हैं, तो षड्यंत्र रचे जाते हैं, या तो जिम्मेदार लोगों से दोष हटाने के लिए, या फिर दोष को इजराइल की ओर मोड़ने के लिए। तो अगर इजराइल पे हमला होता है तो ये इजराइल की ही गलती है।
अगर विदेश में कोई इस्लामिक आतंकी हमला होता है तो असल में वो मोसाद का फॉल्स फ्लैग होता है। उन्होंने ये इजराइल की वजह से किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बहुत आसान तरीका है कि हर चीज, सारी बुराइयों का दोष इजराइल और असल में यहूदियों पर डाल दिया जाए। हाँ, उनका नजरिया ये ऐसा है कि हर हाल में गलती इजराइल की ही मानते हैं और फिर अपने फैसले को सही साबित करने के लिए तर्क ढूंढते हैं। और वो आप। हाँ, वो मैं ही था, क्योंकि आपको सिखाया जाता है कि इजराइल सबसे बड़ा अन्याय है। और क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि ये लोग इन प्रदर्शनों में कैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं? हाँ, अब वास्तव में कभी शांति शब्द नहीं सुनते, नहीं, कभी नहीं। वो ये नहीं चाहते। वो न्याय शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जो सुंदर लगता है और अच्छी तस्वीर पेश करता है। लेकिन 7 अक्टूबर को हमने न्याय का उनका रूप देखा। ये वही बात है जो वे आपस में कहते हैं कि यही हम करना चाहते हैं। 7 अक्टूबर वही था जिसका वे लंबे समय से इजरायली यहूदियों के साथ करना चाहते थे और आपस में जिक्र करते रहे। क्या उन्होंने जश्न मनाया, माइकल? उन्होंने मनाया, मैंने भी मनाया। तुमने मनाया? हाँ, पहले तो मैंने भी खुशी मनाई थी। और तुम्हें कैसा लगा? आखिरकार उन्हें इंसाफ मिल रहा है? आखिरकार हमने उनसे बदला लिया, यही मुझे लगा। और किस मोड़ पे चीजें तुम्हें परेशान करने लगी? किस मोड़ पे? कब? यहाँ तक कि जब तुम देखती हो, देखो, तुम देख रही हो कि बच्चों का अपहरण हो रहा है, तब भी तुम खुश हो रही हो। तुम देख रही हो कि महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ और तुम व तुम्हारे दोस्त खुश हो रहे हो। मुझे इसका बाद में पता चला। सही है। जब पता चला कि पूरी फैमिली इसका अपहरण और महिलाओं से बलात्कार हुआ, तो ये हद से ज्यादा था, क्योंकि वहां सामूहिक हत्या ही जस्टिफाई की जा सकती है। आप किसी भी इजरायली को मारने को सही ठहरा सकते हैं क्योंकि वे आईडीएफ में सेवा कर चुके हैं, कर रहे हैं या करेंगे। रेड लाइन ये है कि अमेरिकी दर्शकों के लिए यौन हिंसा बहुत संवेदनशील विषय है, जिसे कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता। वे ये जानते हैं, इसलिए प्रोपेगेंडा मशीन कहती है कि किसी भी चीज पे विश्वास ना करें, ये सब झूठ है, आप जानते हैं। भले ही उन्होंने उसे फिल्माया हो। सही है। मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूँ और अपने माता पिता के लिए भगवान का धन्यवाद करता हूँ। मेरे माता पिता मेरी पूरी जिंदगी जायनिस्ट रहे, जो कि बहुत बहुत अलग है। तो आपने अपने ईसाई, अरब, जायनिस्ट माता पिता के खिलाफ बगावत की। बिल्कुल। हाँ, मैंने किया। मैं सोचता था कि वो सिर्फ इस्लामोफोबिक हैं और अपने देश के पुराने विचार साथ लाए हैं और अपना आघात मुझ पर थोप रहे हैं। अमेरिका में सब अलग है, यहाँ हर कोई वही चाहता है। चीजें अलग हैं। वे बिल्कुल सही थे और मैं पूरी तरह गलत था। और किस मोड़ पर, जब आप कह रही थी कि यौन हिंसा आपके लिए और शायद अमेरिकी दर्शक वर्ग के लिए एक सीमा थी, किस मोड़ पर आपको एहसास हुआ कि ये झूठ नहीं था? किस मोड़ पे आपको लगा कि शायद मैं गलत पक्ष में हूँ? आपने कहा आपके माता पिता चीजें बेचते हैं। मेरे पापा ने मेरे साथ लंच किया। उन्होंने मुझसे उनके साथ लंच करने के लिए कहा। और मेरे पापा असल में इराक में मरीन और नेवी के लिए अरबी दुभाषिया थे। तो ऑपरेशन इराकी फ्रीडम 2003 से लेके करीब 2010-2011 तक चला। तो आपके पापा खुद मरीन थे? वो एक्टिव ड्यूटी थी, डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर। हाँ। वाह। फिर उसने मुझसे कहा, मैंने सुना है कि तुम ऑनलाइन क्या-क्या पोस्ट कर रहे हो और तुम्हारी माँ ने बताया कि तुम्हें ये मुझसे सुनना है। मैंने हमास द्वारा इजरायलियों के साथ किए गए वही अत्याचार इराक में इराकियों के बीच भी देखे, जो बाद में आईएसआईएस द्वारा शिया, ईसाइयों और उन मध्यमार्गी सुन्नियों पर हुए जो उनसे सहमत नहीं थे। बलात्कार और अंगभंग। यही इनका तरीका है। ये न सिर्फ हुआ है, मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है और मैं जानता हूं कि ये इनकी पहचान है, इनका ट्रेडमार्क है। ये इनकी पहचान है। बिल्कुल। ये उनका तरीका है। उस समय आपने उन पे भरोसा किया? हाँ, कब आपको महसूस हुआ कि आप कट्टरपंथियों से घिर गई हैं और खुद भी उनमें शामिल हो गई हैं, जबकि आप अच्छी इंसान हैं और वैसी नहीं बनना चाहती? ये कई पलों का जमा होना था, लेकिन एक बड़ा पल था जिसके बारे में मैं अक्सर बात करती हूँ और जब भी मैं उसके बारे में सोचती हूँ तो वो मुझे फिर से उसी जगह ले जाता है। मैं थी वो उसी महीने का अक्टूबर था। कुछ हफ्ते बाद मैं अपनी उस समय की गर्लफ्रेंड और हमारे दोस्तों के साथ सैन डिएगो में था और हम एक बार से दूसरे बार जा रहे थे। हम बार हॉपिंग कर रहे थे और एक रेड लाइट पर पहुंचे। और जब हम रेड लाइट पे इंतजार कर रहे थे, वहां एक लाल रंग का लगभग 4.5 फुट ऊंचा कोई यूटिलिटी बॉक्स जैसा कुछ था उसके पास और उस पे बंधकों के पोस्टर लगे हुए थे। हाँ। मैं बंधकों के पोस्टर्स देख रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि ऑनलाइन मैंने शायद टोरंटो या न्यूयॉर्क सिटी में लोगों को उन पोस्टरों को खराब करते हुए वीडियोस में देखा था। बंधकों के। और मैं इसके बारे में सोच रहा था और किसी वजह से बस यही बात मेरे दिमाग में थी और ऐसा लगा जैसे ये मेरे लिए शरीर से बाहर जाने जैसा अनुभव था। ऐसा लगा जैसे मेरी नसों में बहता खून उड़ जाए। मुझे याद है मैं पोस्टर्स देख रहा था और
खुद से कहा, यानी मेरे मन में यही चला था। मैंने कहा हो सकता है कि तुम जिन चीज़ों का समर्थन करते हो उसके लिए तुम बेकार इंसान हो, लेकिन तुम इतने भी बेकार नहीं हो कि बंधकों के पोस्टर्स को कभी नुकसान पहुंचाओ। अब तक ये सबसे क्रूर चीज़ों में से एक है जो मैंने देखी है। जानते हो, शारीरिक हिंसा तो है ही, लेकिन किसी बंधक के पोस्टर को फाड़ने के लिए असाधारण क्रूरता चाहिए होती है। मेरा मतलब है, सोचो अगर कोई खोए हुए कुत्ते की तस्वीर के साथ ऐसा करे। ऐसा कभी नहीं हुआ। अगर कोई करता तो उसे राक्षस कहा जाता और समाज से अलग कर दिया जाता। आप क्यों नहीं चाहेंगे कि बेगुनाह लोग घर लौटे? बिल्कुल। और तभी उस वक्त पता नहीं था, लेकिन वहीं से चीजें बिखरने लगी थी। वाह, मैं अपनी टीम से और निराश और गुस्से में था, क्योंकि वे कैंडेस ओवेंस और एंड्रू टेट जैसे लोगों को बुलाते थे जिन्हें मैं ठग मानता था और नापसंद करता था। हाँ, अब वे मेरी ही तरफ हैं, और मुझे फिर से सोचना पड़ता है कि मैं क्या हूँ। मतलब क्या मैं भी क्या मैं वे ही गुण अपना रहा हूँ जिनसे मुझे नफरत थी? क्या मैं वही बन गया हूँ जिससे मुझे नफरत थी? वाह! ये काफी गहरी बात है कि आपको इस तरह के गहरे सोच विचार के दौर से गुजरना पड़ा। तो आप इससे कब बाहर आए? ये ज़रूर समस्या रही होगी। प्रक्रिया, ये एक बहुत लंबी प्रक्रिया थी। आप जानते हैं, शुरुआत में 2024 की गर्मियों में मैंने आखिरकार मानसिक रूप से मई 2024 के आसपास खुद को अलग कर लिया था। मैंने अपनी पर्सनल पेज से सब कुछ हटा दिया था। आप मेरी पर्सनल इंस्टाग्राम पेज पर मेरा नाम भी नहीं देख सकते थे। वहां सिर्फ लिखा था फ्री फिलिस्तीन। हर दूसरी पोस्ट फिलिस्तीन के बारे में थी। वाह, उसके अलावा मेरी कोई और पहचान ही नहीं रह गई थी। मुझे लगता है आप उन कई लोगों का प्रतिनिधित्व करती हैं जिन्होंने इसे अपनी पहचान बनाया है। और लोग मेरे पास आते थे क्योंकि मैं अपनी बात अपेक्षाकृत अच्छे से रखने वाला व्यक्ति हूं। मैं उन बातों को तर्कों और बौद्धिक दलीलों से सही ठहरा सकता था जो वे नहीं कर पाते थे। इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा खतरनाक हो गया था। आप उनके लिए एक अच्छा सिपाही थी, हाँ, क्योंकि आप बेवकूफ नहीं थी। सही। आप समझदार हैं। आप उस पक्ष की दलील दे सकती थी। और ये आप जानते हैं, ये बहुत सारी चुनिंदा घटनाओं को उठाकर उन्हें एक पैटर्न की तरह दिखाना है, जबकि असल में वो नियम का अपवाद है। लेकिन सच में जब मैंने उस सोच को छोड़ दिया और थोड़ी देर के लिए तटस्थ हो गया, सच में लगभग 3 हफ्तों तक मैं तटस्थ था। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रही, हर जगह सच्चाई है। ऐसा लगा जैसे सामान्यता की समझ धीरे धीरे लौट आई, और अब मैं चीजों को ज्यादा वस्तुनिष्ठता से देख और प्रतिक्रिया कर सकता था। अच्छा, तुम खुद को डी रेडिकलाइज कर रही थी, जो कि अपने आप करना बहुत ही दुर्लभ है। और एक समय पे क्या तुम्हें ऐसा लगा, ठीक है चलो देखते हैं कि इजरायली लोग क्या कह रहे हैं? देखो, मुझे इसका श्रेय एक व्यक्ति को देना है। मेरा मतलब ताल से है, ताल औरन से नहीं। हालांकि वो बहुत अच्छे हैं और मुझे वो बहुत पसंद है, इसलिए ताल को धन्यवाद, क्योंकि वो मेरे लिए कमाल के रहे हैं। हाँ, ट्रैवलिंग इजराइल चैनल के ओरन, हाँ। मुझे अच्छा लगा, उसने एक बात कही थी, याद है, मैंने बस उसके वीडियोस बैकग्राउंड में चला रखे थे। उसने कहा कि 1947 की संयुक्त राष्ट्र विभाजन योजना को अरबों द्वारा ठुकराए जाने से पहले एक भी अरब को उसके घर से जबरन नहीं निकाला गया था, न ही लड़ाई में बेदखल किया गया था, और न ही उसे भागना पड़ा था। हाँ। किसी वजह से मैंने कभी इस पे पूरे समय नहीं सोचा था। दूसरे शब्दों में कहें तो विस्थापन उसी समय शुरू हुआ जब युद्ध शुरू हुआ। एक भी अरब को जबरन घर से नहीं निकाला गया था या भागना नहीं पड़ा था, जब तक कि उन्होंने अपनी मर्जी से एक नरसंहारी युद्ध शुरू नहीं किया। ये पैटर्न बार बार दोहराया गया है। वाह, ठीक है। तो अब किस बिंदु पे आपने खुद को शिक्षित करना शुरू किया? चीजें बदल रही हैं, आप कट्टरता से बाहर आ रहे हैं। क्या इससे आप ज्यादा खुश हो रहे हैं? ठीक है, मैं वो पल बताऊंगा जिसने मुझे खुलकर जायनिस्ट होने की बात मानने पे मजबूर किया। जैसा कि आप जानते हैं, कल रात हम थोड़ी देर के लिए मिले थे और मैंने आपको बताया था कि मैंने शूल जाना शुरू कर दिया है। हाँ, तो आपने एक कॉप्टिक क्रिश्चियन होके सिनेगॉग जाना शुरू किया। मैं शब्बात पे शूल से बाहर निकल रहा था, ठीक है, और मैंने अपना फ़ोन ऑन किया और मुझे अपने दोस्त का मैसेज मिला जो कि फ़िलिस्तीनी है, और मुझे लगता है उन्हें पता ही नहीं क्या हो रहा है। तो आप ये सब चुपचाप कर रही हैं। उन्हें बिल्कुल नहीं पता क्या हो रहा है, और उसने मुझे एक वीडियो भेजा। ये एक यूट्यूब वीडियो है, मैंने उस पर क्लिक नहीं किया, मैंने सिर्फ उसका टाइटल देखा, और इसी वजह से मैं भड़क गया। उसमें लिखा था, उसमें फ़िलिस्तीन में हिटलर के बारे में कुछ लिखा था। वीडियो पे उसका टेक्स्ट था। क्या उससे कुछ ऐसा मालूम था जो हमें नहीं था? अब वो अपनी विश्वसनीयता के लिए हिटलर का इस्तेमाल कर रहा है। और इस दौरान, जैसे कि आप जानते हैं, मई 2024 से लेके जब मुझे वो मैसेज मिला जो शायद मार्च में था, मैं धीरे धीरे अपने दोस्तों से दूर होता जा रहा था, ज़्यादा बात नहीं कर रहा था। वे मुझे अजीब लगने लगे, जबकि मैं उन्हें लगभग 20 साल से जानता था।
लेकिन जब मैंने वो मैसेज देखा तो मैं टूट गया। सच में मैं अंदर से टूट गया, क्योंकि मैं अभी अभी शब्बात की प्रार्थना से लौटा था, जहां सबसे प्यारे दयालु लोग थे। वहां ज्यादातर बुजुर्ग लोग ही आते हैं। मैं जब यहूदी प्रार्थना सतल में पहली बार गया, एक महिला ने मेरी बॉस्टन टैटू देखकर कहा, तुम इतने हैंडसम हो, अपने साथ ऐसा क्यों किया? बिल्कुल किसी यहूदी माँ जैसी लगती है। वो लोग बहुत प्यारे हैं, और जैसे मुझे ये संदेश मिलता है जो मुझसे कहता है कि सोचो, प्यार करो। प्यार, नफरत, नफरत, नफरत। उसने मुझसे सच में पूछा कि क्या हिटलर सही था? मैं अब और नहीं कर सकता, पुराने जीवन और यहाँ के बीच नहीं रह सकता। जैसे मैं इन पलों का इंतजार कर रहा था, यही वो पल है। भगवान कह रहे हैं कि मुझे इससे निकलना है, और इसलिए मैंने सचमुच अपने सभी दोस्तों से रिश्ता तोड़ लिया, सबको ब्लॉक कर दिया। और फिर अगले दिन, असल में नहीं, उसी रात मैं अपने सोफे पे बैठा था और सोच रहा था मैंने अभी क्या कर दिया। आप क्या दोस्तों को बताया? नहीं, आप में बस आपने खुद को हटा लिया। क्यों परेशान होना, आप जानते हैं। मैं आपके साथ हूँ। वैसे अगर आपको कुछ जहरीला लगे तो बस उससे दूर हो जाए। आपको उसके बारे में हंगामा करने की जरूरत नहीं है। आप बस खुद को वहां से हटा लें। क्योंकि अगर मैं उन्हें बताऊं तो मैं क्या हूं, अगर मैं आप टकराव नहीं चाहती, आप नहीं चाहती। मैं उन्हें मुझे गलत साबित करने या रोकने का मौका क्यों दूं? आप सही हैं। आपने खुद को उस माहौल और लोगों से दूर करना शुरू कर दिया। और फिर आपने कब सच में ये खुलकर बताया कि अब आप सिर्फ नफरत ना करने वाले नहीं बल्कि जायनिस्ट है? मूल रूप से उसी तरह जैसे उस रात, तो जिस रात मैंने अपने सभी दोस्तों को ब्लॉक किया, मैंने अपने पर्सनल पेज पर एक बहुत लंबा व्यक्तिगत स्वीकारोक्ति वाला वीडियो डाला। वो अभी भी वहां है। बहुत लोगों ने उसे नहीं देखा है, लेकिन वो लगभग 20 मिनट लंबा है। और उसमें मैं अपने यहूदी और इजरायली दोस्तों को भी समझा रहा था, जो मैंने उस समय तक बनाए थे, कि देखो, तुम्हें मेरे बारे में ये जानना चाहिए, ये मेरा अतीत है। और फिर ये मैंने अपने बचे हुए दोस्तों और अपने सामाजिक दायरे से कहा कि मैं ऐसा महसूस करता हूँ, पसंद ना हो तो जा सकते हो, और अगर तुम्हें इससे कोई दिक्कत नहीं है तो देखो, मैं यहाँ तुम्हें समझाने के लिए हूँ। और मुझे याद है, उसी रात बाद में मैं अपने सोफे पे बैठा था और मैं सोच रहा था मैंने अभी क्या कर दिया। जैसे मैंने अपनी जिंदगी पूरी तरह बदल दी, तुमने अपनी जिंदगी उड़ा दी, और मुझे बिल्कुल नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। तुमने अपनी पिछली जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरे कुछ यहूदी और इजरायली दोस्त थे, तुमने ऐसा कहा था, लेकिन तुमने ग्रेनेड के साथ ऐसा इशारा किया और कहा तारा, और मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि क्या उम्मीद करूं। और इसलिए आप जानते हैं, उस समय मेरे कुछ इजरायली दोस्त थे, लेकिन मैं सोच रहा था अपने दोस्तों के बिना अकेला होना, जितना अकेलापन है उससे भी ज्यादा अकेलापन तब होता है जब आपके पास ऐसा कोई समुदाय नहीं होता जो उन्हीं चीजों की परवाह करता हो जिनकी आप करते हैं। शुरुआत में मैंने वो पेज अकेलापन दूर करने और समुदाय पाने के लिए शुरू किया था। मैं सोच रहा था कि सिर्फ एआई वीडियो बनाऊं और चेहरा कम दिखाऊं। एक बात से दूसरी जुड़ती गई। मेरी दोस्त चगित चकशाफ से मुलाकात हुई। अगर वो देख रही हैं तो उन्हें सलाम। उसने मुझे 20 मिनट की बजाय 5 मिनट का वीडियो बनाने को कहा, ताकि ऑनलाइन डाल सकूं। यही पहली बार था जब किसी ने मेरे बारे में सुना। वो सच में मुझे इस दुनिया में लेके आई, जैसे कि पैरवी की दुनिया में। तब से मुझे इसका हर दिन पसंद आया। सच में, हाँ। आप कैसा महसूस करती हैं? क्या आपको हल्का या राहत मिलती है? क्या अब आपको वैसा नहीं लगता जैसा तब लगता था, जब आपको लगता था कि दूसरी तरफ रहकर सही काम हो रहा है? कभी ना कभी आपको लगा होगा कि मैं फिलिस्तीनियों के न्याय के लिए लड़ रही हूँ। अब आपको कैसा अलग महसूस होता है? क्या आप समझ रही हैं कि मैं क्या पूछना चाहती हूँ? मैं नहीं कह सकता कि मुझे लगता था कि मैं सही कर रहा था। ये अजीब एहसास है। जैसे याकूब ने इज़राइल नाम मिलने से पहले भगवान से कुश्ती की थी, वैसे ही मुझे भी अपने किए काम गलत नहीं लगे, क्योंकि मुझे विश्वास था कि मैं सही वजह के लिए लड़ रहा हूँ। लेकिन ऐसा लगता था जैसे मैं उन चीज़ों के खिलाफ काम कर रहा हूँ जो जैसी होनी चाहिए थी। ऐसा लगता था जैसे मुझे यहाँ होना ही नहीं चाहिए था। ऐसा लगता था कि भगवान मुझे बताने की कोशिश कर रहे थे कि ये वो जगह नहीं है जहाँ तुम सफल हो सकते हो। सही है, यहाँ तुम वो नहीं कर पाओगे जो तुम मुझसे करवाना चाहते हो। क्या वो एक अंदर से आने वाली भावना थी जब आप उस पक्ष से लड़ रहे थे? क्या आपको ऐसा महसूस हुआ था कि शायद यही वो चीज नहीं है जो मुझे करनी चाहिए? अक्सर आपको उन बातों को भी सही ठहराना पड़ता है जिन्हें सही ठहराया ही नहीं जा सकता। और ये सिर्फ शारीरिक हिंसा तक सीमित नहीं है। मेरा मतलब है, आपको झूठ को भी सही दिखाना पड़ता है, जैसे वे आपके सामने झूठ नहीं बोल रहे। जैसे कि ये कहना कि यहूदी लोगों का इज़राइल की जमीन से कोई संबंध नहीं है, ऐसी बात है। अगर आपके मकसद में वाकई दम है, तो आपको इतना झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप जानती थी कि आप झूठ बोल रही हैं, पर मकसद के लिए सही लगा। ऐसे कई मौके थे जब मुझे अच्छी तरह पता था कि मैं झूठी बातें फैला रहा हूँ, फेक न्यूज़ फैला रहा हूँ, बिल्कुल। लेकिन फिर कुछ ऐसा भी था, कुछ ऐसा प्रचार था जो इतना भयानक था कि मैं खुद को भी उसे फैलाने के लिए मजबूर नहीं कर पाया। आपको भी पता था कि ये नहीं कर सकते। हाँ, मैं सोच रहा था ये तो बहुत ही ज्यादा साफ है। और फिर जब आप सही रास्ते पे आ गए, फोर्स की ओर।
क्या आपको कभी ऐसा महसूस होता है, या शायद ये भी 100% नहीं है, नहीं। या अब आपको लगता है कि आप इसमें पूरी तरह शामिल हैं? सबसे पहले मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल वहीं हूँ जहाँ भगवान मुझे रखना चाहते हैं, बिल्कुल वहीं। और इज़राइल को कभी नहीं चाहिए कि मैं उनके लिए झूठ बोलूं। इज़राइल जब कोई गलती करता है तो वो खुलकर बात करता है। मेरी राय में गलती सुधारने में कभी-कभी वो ज़रूरत से ज़्यादा आगे बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए जब सैनिक ने मूर्ति को नुकसान पहुंचाया, तो मेरे आसपास यहूदी लोग उससे लड़ने को तैयार थे। वे उससे लड़ना चाहते थे। वो हमारे लिए बहुत नुकसानदायक था, और वो हमें दर्शाता भी नहीं है हम कैसा महसूस करते हैं या एक देश के रूप में हम कौन है। तो हम उस बात से बहुत परेशान थे। लेकिन इज़राइल और यहूदी समुदाय की प्रतिक्रिया जैसी मैंने दूसरी ओर नहीं देखी। तो पहली बार था जब मैंने लोगों को जिम्मेदारी लेते और मौके पे आगे आते देखा। क्योंकि जब कॉप्टिक ईसाइयों को उनके चर्चों में मारा जा रहा था, आप जानते हैं, इस्लामवादियों द्वारा। इस्लामवादियों के कारण मेरे दोस्त सबसे पहले थे। ये बात मेरे दोस्तों ने बताई, ऐसा नहीं है। और जब आपके अपने लोगों को मिस्र में बेरहमी से मारा जा रहा है, तब आपके दोस्त आपको क्या बता रहे हैं? ये यहूदी और सियोनवादी मिस्र के मुसलमानों व ईसाइयों में फितना फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग इस शब्द को नहीं जानते, तो वे कह रहे हैं कि ये सियोनवादियों ने किया है, हाँ, मुसलमानों के लिए बुरी छवि बनाने के लिए। हाँ, ईसाइयों और मुसलमानों में तनाव बढ़ाने के लिए। भले ही आपको पता था कि ये झूठ है, आपके माता पिता बिल्कुल, उन्होंने आपको कुछ और ही बताया। बिल्कुल। अब आपकी जिंदगी कैसी है? आप 2 साल पहले से बिल्कुल अलग जगह पे हैं। ये मेरा मतलब है, बेहतर शब्द ना मिलने पर मैं कह सकता हूँ कि मेरी ज़िंदगी थोड़ी पागलपन भरी है, लेकिन अच्छे तरीके से। जैसे मुझे जो मैं करता हूँ, वो बहुत पसंद है। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, मैं इससे ज़्यादा नहीं बता सकता। मुझे जो मैं करता हूँ, वो बहुत पसंद है। ये मुझे बहुत संतुष्टि देता है। मैंने कभी नहीं सोचा था, मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मैं आपसे बात करूँगा। किसी से, जिसे मैं इंटरनेट पे खूब कोसता था, आप जानते हैं? जब मैं स्क्रीन पे थी, आप क्या चिल्ला रहे थे जानना अच्छा लगेगा। मैं चाहता था कि आप चुप हो जाएँ। सच में, चुप हो जाएँ, बस रुक जाएँ, रुक जाएँ, रुक जाएँ, आप जानते हैं? लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि आप एक पिटबुल की तरह थी। जैसे आप दुनिया को ये याद दिलाती रहती थी कि क्या हुआ था। और यही आंशिक रूप से वजह है कि मैंने बीबास परिवार का टैटू बनवाया, क्योंकि आप जानते हैं बहुत से लोगों को पता ही नहीं है। मेरा ऐसे लोगों से सामना हुआ है जिन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि 7 अक्टूबर को हमारे साथ क्या हुआ था। अगर आप दिखा सके तो कैमरे को दिखाइए। तो ये वही आदमी है जो 2 साल पहले स्क्रीन पे थूक रहा था और गालियां दे रहा था। आज नामों के साथ टैटू बनवाया है। मैं पूरा टैटू नहीं दिखा सकता, देखे भी बस। बच्चा और उसकी माँ और उसका भाई। बाकी वाले ऊपर हैं, लेकिन मैं बाहों की बहुत ट्रेनिंग करता हूँ, इसलिए शर्ट ऊपर चढ़ाना मुश्किल। ठीक है, हो सकता है तुम्हें इसकी जरूरत पड़े उन लोगों से लड़ने के लिए जो अब तुमसे नफरत करते हैं। हाँ, हाँ। क्या तुम्हें बहुत बुरी प्रतिक्रिया झेलना पड़ा? हाँ, किसी ने मेरी एक तस्वीर ले ली और उसके ऊपर लाल त्रिकोण लगा दिया। ओ भगवान! मैं ऐसा नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि ये उतना बुरा नहीं रहा है। क्या आपके दोस्तों ने आपको कभी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है? यानी वे लोग जो जानते हैं कि आप कहाँ रहते हैं? मुझे नुकसान नहीं, पर मैं खुद को सुरक्षित रखने की पूरी कोशिश करता हूँ। ठीक है, अच्छा है। तो उदाहरण के लिए उन्हें ये नहीं पता कि मैं कहाँ रहता हूँ। मेरे दोस्त, जब तक मैंने उन्हें छोड़ दिया था, तब तक मैं भी शिफ्ट हो चुका था। वो भी राज्य से बाहर और देश के दूसरे हिस्से में चले गए थे। तो मैंने हमेशा खुद को व्यक्तिगत जानकारी के मामले में काफ़ी हद तक गुमनाम ही रखा था। लेकिन मुझे बहुत सी धमकियाँ मिली हैं, जिन्होंने मेरे कुत्तों को मारने की धमकी दी है। आपके कुत्ते? मेरे कुत्ते, तुम जानते हो, जैसे उन्होंने मुझे मारने की धमकी दी है, उन्होंने मेरी माँ के साथ बुरा करने की धमकी दी है। जैसे वे जो बातें 7 अक्टूबर को होने से इनकार करते हैं, वही बातें वे मेरी माँ के साथ करने की धमकी दे रहे हैं। यही विडंबना है। वे कहते हैं हिटलर को काम पूरा करना चाहिए था। नहीं, उसने इतने यहूदी नहीं मारे। असल बात क्या है? हमेशा ऐसा ही होता है। तो माइकल, बताइए, उन लोगों के लिए आपका क्या संदेश है जो अब भी उस नफरत के अंधेरे में फंसे हुए हैं? मैं करना ही हुआ। आप क्या कहेंगे? सीधे कैमरे में देखिए और लोगों से वही कहिए जो आप खुद महसूस करते हैं। आपका संदेश क्या है? अगर आप खुद को इस मकसद का हिस्सा मानते हैं, एक ऐसे उद्देश्य के लिए जो न्याय और मुक्ति पर जोर देता है, ये खुद को हर अलोकतांत्रिक तानाशाही शासन के साथ जोड़ चुका है, चाहे वो हज अमीन, अल हुसैनी और हिटलर हो, चाहे वो सोवियत संघ हो, चाहे वो माओवादी चीन हो। फिदेल कास्त्रो, इदी अमीन, उमर बशीर। ये खुद को हर खूनी शासन से जोड़ चुका है, जिसमें सद्दाम का वो शासन भी है जिसने कुर्दों पर गैस छोड़ी और रासायनिक हथियारों से लाखों ईरानियों की हत्या की। और आपको खुद से पूछना चाहिए, आप इतिहास के किस पक्ष में हैं?
आपको अपनी इंसानियत और आलोचनात्मक सोच को एक तरफ रखना बंद करना होगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप ऐसा मकसद आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। अगर आप बार बार खुद को झूठ बोलते हुए पाते हैं तो आप एक धोखेबाज हैं, आप एक ठग हैं। तो इससे बाहर निकलो। माइकल, आप कमाल के हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आपसे मिली और मैं तुम्हें बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हें इजराइल में देखूं। तुम देखोगे। ताकि हम घूम सके। हम पुराने सिटी नो इनवैलिड। तुम मेरे घर शब्बात पर आ सकती हो और महसूस कर सकती हो कि यहूदी समुदाय की तरफ से तुम्हें एक गर्म जोशी भरी जपी मिल रही है, क्योंकि तुम हमारे लिए इतनी शानदार तरीके से खड़ी हो रही हो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद माइकल। मैं तुमसे प्यार करता हूँ फ्यूर। धन्यवाद। धन्यवाद।